Okay, so it's 9 p.m. Let's start our lecture, okay? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी में अभी हमारा क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा था कि क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्या है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ठीक है? फिजिकल फॉर्म में होती है या वर्चुअल फॉर्म में होती है, क्या होती है, और क्रिप्टो करेंसी चलाने के लिए एक बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है ब्लॉकचेन की। किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि 2007 के बाद जो सबप्राइम क्रैश आया यूएस में, जो रिसेशन आया पूरी दुनिया में, तो यूएस की इकोनॉमी क्रैश कर गई, डॉलर की वैल्यू गिर गई। और जो फिएट करेंसी है, फिएट मनी जो है, उसमें से उस पे से जो लोगों का विश्वास था, जो ट्रस्ट था, फेथ था, वो कम हो गया। और इसीलिए कुछ लोगों को एक ऐसी करेंसी बनाने की उन्हें इच्छा हुई कि जो किसी सरकार के इन्फ्लुएंस से बाहर हो, एंड विच इज अवेलेबल ओनली वर्चुअली। तो इस प्रकार से जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। और एक क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है? तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बिटकॉइन, तो एक बिटकॉइन में उसका डिवाइडेशन कैसे होता है? जैसे 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट? वैसे एक बिटकॉइन इज इक्वल टू हाउ मेनी सतोशीज? लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके? ओनली वन हैज गिवन, ओके, 2 स्टूडेंट्स हैज गिवन हियर आंसर। ये कौन है? अविनाश पाटिल, क्या नाम है आपका? द स्टूडेंट्स विच इज हियर लॉग्ड इन विद नेम ऑफ अविनाश पाटिल। अविनाश पाटिल, क्या नाम है उस स्टूडेंट का? प्लीज टेल मी। प्रेरणा, ओके। सो प्रेरणा हैज गिवन आंसर, एंड राहुल हैज गिवन आंसर, एंड अनिल भाई also has given answer. ओके, इफ मैं फिर से आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जिनका नाम उनके लॉगिन आईडी से नहीं है, उनको अपना नाम लिख के आंसर वगैरह देने हैं कुछ दिनों तक, जब तक मुझे आपके नाम याद ना रह जाए, ठीक है? ठीक है। तो राइट, 10 raised to 8 सतोशी इज राइट आंसर। ओके, खुशी, ठीक है। सो खुशी, प्रेरणा एंड राहुल हैज गिवन हियर आंसर। बाकी के लोग, आपको याद नहीं है? इज इट सो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? प्लीज डोंट डू दिस। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ, इनको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, ठीक है? वैसे बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा यूपीएससी के लिए याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट you have to remember the most important factual data, okay? So 10 raised to 8 satoshi is right answer. Okay, so my next question for you is, okay, what are the 3 ways to obtain bitcoin? What are the 3 ways to obtain bitcoin? Okay, Prerna says mining. Next, mining तो एक हुआ, और माइनिंग, सेलिंग गुड्स, ओके, 2 हुए, और तीसरा? Other students, don't you remember this? Okay, exchange currency, very good. Okay, very good. Okay, so there are 3 ways to obtain cryptocurrency. So पहला है माइनिंग, ठीक है? माइनिंग के बारे में हमने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार से माइनिंग की जाती है।
जैसे पैसे मिलते हैं उस प्रकार से आप चीजें बेचकर क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। और तीसरा क्या है? एक्सचेंज। दूसरी करेंसीज को आप बिटकॉइन से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे डॉलर को एक्सचेंज कर लिया, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है डॉलर टू क्रिप्टो करेंसी। हमने देखा भी था कि क्या रेट चल रहा है, लगभग 13,000 कुछ सौ डॉलर्स एक क्रिप्टो करेंसी के लिए। 1,300 डॉलर्स का एक क्रिप्टो करेंसी आता है, एक बिटकॉइन आता है, राइट। तो इस प्रकार से एक्सचेंज भी हो सकता है। तो ये मेन 3 वेज है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन? बिटकॉइन को ऑपरेट करने के लिए या फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाने के क्या डिसएडवांटेजेस है? हमने डिटेल में पढ़ा था, माइनिंग अगर करते हो तो माइनिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। माइनिंग किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए क्या क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा जरूरी है। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ? कोई माइक ऑन करके बताना चाहेगा डिटेल में? एनीबडी ऑफ यू? एनीबडी ऑफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी? किसी को एक भी याद नहीं है? ई वेस्ट, वेरी गुड। तो ई वेस्ट तो माइनिंग से होता है, राइट। अगर माइनिंग क्रिप्टो करेंसी, इफ यू कंसिडर माइनिंग टू ऑब्टेन द क्रिप्टो करेंसी, देन द डिसएडवांटेज एसोसिएट विथ इट इज ई वेस्ट जनरेशन। और क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही यहाँ पे, इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल। यस, इट मे बी, राइट। इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इट नीड्स लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, राइट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपने ये जो भी बताए तीन, ई वेस्ट, इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल एंड इट नीड्स लॉट ऑफ कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विथ माइनिंग, ठीक है। लेकिन मुझे आप बताएं कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल अगर हम करें तो उससे क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है? गुड्स हम सेल करें या फिर सर्विसेज सेल करें और बिटकॉइन के एक्सचेंज में, तो उससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? What may be the cyber security issue? Okay, cyber security is very vague and abstract answer. It needs to be precise. Precisely अगर यहाँ पे कहा जाए कि अगर हम बिटकॉइन से गुड्स एंड सर्विसेज सेल करें तो जो इनकम होगा, तो उससे जो हमारी कस्टम ड्यूटी या जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाएगा, जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं मिल पाएगी, राइट। जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं मिल पाएगी। व्हाई? बिकॉज जब हम बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करते हैं तब ये बिटकॉइन इज आउट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। ये एक इस प्रकार ऐसा सिस्टम है जो इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम उससे ट्रांजैक्शन करें और उससे अगर पैसे कमाएं तो हमारी एजेंसीज को नुकसान हो जाता है कि टैक्स जो हम लीगली तरीके से अगर हम ये ट्रांजैक्शन करते तो जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी मतलब क्या? मान लीजिए दुबई में आईफोन मिलता है 80,000 रुपीज को, ठीक है, आईफोन 11, और इंडिया में मिलता है 1,10,000 को, ठीक है। तो दुबई में मिलता है 80,000 रुपीज और इंडिया में मिलता है 1,10,000। तो ये 30,000 रुपये सस्ता मिलता है दुबई में। तो अगर मान लीजिए मैं दुबई जाता हूँ और दुबई की फ्लाइट की टिकट है मान लीजिए 10,000 रुपये, तो मेरा जाने का और आने का 20,000 खर्चा हो गया। और मान लीजिए मैंने वहां से बहुत सारे आईफोन खरीदे और यहाँ आकर बेचे, तो ये बहुत बड़ा मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया। वहां से मैंने 80,000 को खरीदा और यहाँ मैं 1,10,000 को बेच रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, इस प्रकार से ये फ्रॉड ना हो पाए इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी चीजें हम फॉरेन से मंगाते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देती है, ठीक है। मान लो अगर मैं दुबई से आईफोन लेके इंडिया में आ जाऊं तो गवर्नमेंट यहाँ पे लगा देगी 30,000 रुपये कस्टम ड्यूटी ऑन एयरपोर्ट, ठीक है। तो अगर मैं दुबई से आईफोन खरीद के भी लाता हूँ 80,000 में, तो मुझे इंडिया में जैसे मैं उतरूंगा आईफोन
आईफोन लेकर तो मुझे 30,000 रुपये कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आईफोन कितने में पड़ा मुझे? 1,10,000 रुपये में। तो जितना इंडिया में मिलेगा उतना ही मुझे दुबई में उतनी ही प्राइस मेरा पैसा गया, तो इसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं खरीदता हूँ किसी इंटरनेशनल डीलर से, मैं अगर आईफोन खरीदता हूँ और उसे बिटकॉइन एक्सचेंज में दे देता हूँ, ठीक है, और वो लीगल फ्रेमवर्क के जरिए नहीं आता है, तो वो किसी चोरी छुपे इंडिया में उसका कोई एजेंट है वो मुझे आईफोन सप्लाई अगर कर देता है, तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से यहाँ पे लॉस हुआ कस्टम ड्यूटी का, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिटकॉइन से, वो दीज आर दी आउट ऑफ दी सर्वेलेंस ऑफ आवर एजेंसीज। ओके, तो ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है। दूसरा क्या है? एक्सचेंज ऑफ करेंसी में क्या डिसएडवांटेज है? एक्सचेंज ऑफ करेंसी, इस फैक्टर में क्या डिसएडवांटेज है? तो यहाँ पे जब हम बिटकॉइन को एक्सचेंज करते हैं रूपी डॉलर के लिए, या रूपी डॉलर को एक्सचेंज करते हैं बिटकॉइन के लिए, तो बेसिकली सिस्टम क्या होता है इंडिया में कि आरबीआई के जो एजेंट्स रहते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का हमारा एक्ट है, उसके अंडर आरबीआई के ऑथोराइजेशन के द्वारा एक एजेंट्स होते हैं, वही लोगों को अथॉरिटी होती है कि फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर पाए। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग बिटकॉइन के जरिए आपकी करेंसी को एक्सचेंज करने लगे, तो क्या होगा कि ये सारे लोग गवर्नमेंट की जो सर्वेलेंस है उससे बाहर हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैंने बिटकॉइन के जरिए कुछ पैसे एक्सचेंज किए और मैंने वो टेररिज्म के लिए यूज किए, मैंने कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया उससे, बॉम्ब बना के इंडिया में, तो ये क्या हो गया? ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि पैसा कहाँ से आया? पैसा आया बिटकॉइन को एक्सचेंज करके और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, क्योंकि दीज ऑल सिस्टम आर आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये एक बड़ा नुकसान है एक्सचेंज ऑफ करेंसी के रूप में, ठीक है। एक और नुकसान क्या है कि गवर्नमेंट डिप्राइव्ड ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो वैरी होती रहती है, ठीक है। आज अगर एक बिटकॉइन $1,300 का मिल रहा है, तो मान लीजिए 10 दिनों के बाद अगर उसकी कीमत $10,000 पे चली गई, ठीक है, मतलब एक बिटकॉइन $10,000 का बिक रहा है, तो मेरे पास अगर एक बिटकॉइन है तो मैं रातों रात यहाँ पे क्या हो जाऊंगा? लखपति हो जाऊंगा। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मिल पाता। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है या मेरे पास गोल्ड है, और गोल्ड की कीमत आज 10,000 रुपए प्रति तोला है, और कल 10 दिन बाद या फिर 1 साल बाद एक तोले की कीमत सोने की 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाती है, तो मुझे क्या हुआ कि 1 साल में बिना कुछ इन्वेस्ट किए मुझे 90,000 का फायदा हो गया, राइट। 10,000 में मैंने एक तोला खरीदा था, 1 साल के बाद मुझे मिल गए 1 लाख रुपए, तो 90,000 मेरा फायदा हो गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी नथिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली मैंने पास सिर्फ अपने पास रखा वो सोना 1 साल के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे केस में कि कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देती है कि आपको अगर गेन हुआ है आपके कैपिटल पर, तो उस पर कुछ 5% या 10% मुझे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये बिटकॉइन के मामले में यहाँ पे क्या है कि कुछ भी कैपिटल गेन्स टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है, और एक गवर्नमेंट को कैपिटल गेन्स टैक्स का बहुत नुकसान हो जाता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन। ओके, तो ये हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। उस पे उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि बिटकॉइन का जो लीगल फ्रेमवर्क क्या है वो देखने वाले हैं इंडिया में, किस प्रकार से बिटकॉइन का बिटकॉइन की लीगैलिटी क्या है इंडिया में। ओके, सो क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी। जब मैं बिटकॉइन कहता हूं तो बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो करेंसी ही आ जाता है उसमें, बिकॉज बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी इंडिया में क्या है हम देखते हैं। ओके, so India is neither the first country nor the only country to restrict cryptocurrencies. ओके, ये आपको चीज याद रखनी है कि
हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज क्या है, इलीगल है, रिस्ट्रिक्टेड है, उनका यूज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है और परमिटेड नहीं है। लेकिन इंडिया दुनिया की पहली कंट्री नहीं है और ना ही लास्ट कंट्री है कि जिसने क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया बैन किया हो। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, मोरक्को, अल्जीरिया, देन इक्वेडोर, बोलीविया, ये सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी क्या किया है, क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया है उनकी कंट्रीज में। ठीक है, ओके। तो since 2013, RBI had been warning people that cryptocurrencies are not legally legal in India. Okay. So in 2018, RBI directed all the banks and prepaid payment instruments, then mobile wallets, to stop relation with any cryptocurrency company. ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया कि कुछ डायरेक्शंस इशू किए 2018 में, कि क्योंकि क्या हो रहा था कि लोगों को उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत ही चर्चा में था। ठीक है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये इंडिया में लीगल है या नहीं, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज थी इंडिया में, वो बिटकॉइन का जो एक्सचेंज है, बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है, उसको फैसिलिटेट कर रही थी। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि शायद बिटकॉइन इंडिया में लीगल है। लेकिन आरबीआई ने ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2018 में डायरेक्शंस इशू किए दैट cryptocurrencies, that is bitcoins, are not legal tender in India, and these are illegal. Okay. Okay. However, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक बुरी चीज हो सकती है। ठीक है, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी सारी खराब होती है या फिर अच्छी नहीं होती, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का जब भी नाम आता है तो इसको एसोसिएट किया जाता है ड्रग्स, इलीगल कामों के लिए, क्योंकि अभी जितना भी उसका बिटकॉइन का यूज हो रहा है वो वही लोग ज्यादातर यूज करते हैं जो लोग क्या करते हैं, इलीगल काम करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जो इंटरनेशनल जो आर्म्स का मार्केट है, ठीक है, गन खरीदना इलीगली, तो ये लोग क्या करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, जो ड्रग्स का पूरा रैकेट चलाते हैं, ये सारे लोग, या फिर जो टेररिज्म के लिए फंडिंग्स वगैरह चलती है, जो मनी का ट्रांजेक्शन होता है, ये गवर्नमेंट के एजेंसीज के दायरे के बाहर रहकर ये लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये बिटकॉइंस वगैरह का यूज करते हैं। तो जब भी बिटकॉइन का नाम आता है तो निगेटिव ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी क्रिप्टो करेंसीज खराब है। ठीक है, या फिर सारी क्रिप्टो करेंसीज गलत ही काम करने के लिए यूज की जाती है। अब हम आगे भी देखेंगे कि कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसीज को कई कंट्रीज में यहाँ पे लीगल भी किया है, वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हमको ये जानने की जरूरत है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर। ओके, सो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को जो बैकएंड में टेक्नोलॉजी चलाती है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है हमारे हर सेक्टर में, क्योंकि मैंने आपको इसका फायदा बताया कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो हम यूज करते हैं सिस्टम, दैट इज सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरिंग सिस्टम, उससे ये काफी अलग है, और ये है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो डिलीट नहीं हो सकता, और वो हमेशा अवेलेबल रहता है। आप कितना भी डेटा ऐड करते जाओ, वो डेटा क्या होगा, डिलीट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो आरबीआई ने यहाँ पे लोगों को वार्न किया है कि आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन मत कीजिए, और जो भी कंपनीज है मोबाइल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम, यूपीआई, ये सारी जो कंपनीज वगैरह है, इनको भी स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप उन सारे कंपनियों से कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज के बिजनेस में है। ठीक है, RBI directed all banks, prepaid payment instrument, mobile wallet companies to stop relations with any cryptocurrency company. ठीक है, लेकिन however, RBI's Institute for Development and Research in Banking Technology
studying how to use blockchain technology for promoting digital economy। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज को तो बैन किया है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए आरबीआई का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन सा है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आरबीआई का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इस इंस्टीट्यूट द्वारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर स्टडी किया जा रहा है कि हमारे जो डिजिटल इकोनॉमी बनाने का हमारा जो गोल है, एम है, जो सपना है इंडिया का, उसमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें किस प्रकार से, हम इसका किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं और किस प्रकार से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में इलीगल है, बैन है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इसको क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करने के लिए, उनका नेटवर्क चलाने के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसको लेकर एक ऑप्टिमिज्म है गवर्नमेंट में। ठीक है, ओके, नाउ अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो इन 2017 दिनेश शर्मा कमिटी टू फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज appointed and it suggested total ban on cryptocurrencies। ठीक है, तो 2017 में गवर्नमेंट के सामने एक यहाँ पे सिचुएशन आई, ये क्रिप्टो करेंसीज का मामला बड़ा चर्चा में था, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, ये जो बिटकॉइन वगैरह है, क्या इनको इंडिया में लीगल टेंडर इनको देना चाहिए, लीगली इसको अवेलेबल कर देना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक कमेटी बनाई, दिनेश शर्मा कमेटी। ठीक है, मतलब दिनेश शर्मा जो है वो उस कमेटी के हेड थे। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब दी तो उसने ये सजेस्ट किया कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए फिलहाल टोटली बैन होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, अब उसने ऐसा क्यों कहा, ये पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इसलिए कहा होगा कि क्योंकि हमारा लीगल फ्रेमवर्क उतना अवेलेबल नहीं है, और क्रिप्टो करेंसीज इस टाइम पे इंडिया में उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, उसके एडवांटेजेस से ज्यादा उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए उसको बैन करने की सजेशन दी दिनेश शर्मा कमेटी ने। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट जो थे, जो क्रिप्टो करेंसीज के इंडिया में लीगल करने के लिए वो ज्यादा उत्सुक थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से एक नई कमेटी बनाई, सुभाष चंद्रा गर्ग कमेटी। ठीक है, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर थी। तो उसने क्या किया कि उसने डिटेल यहाँ पे काम किया कि किस प्रकार से लॉ को ड्राफ्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों कमिटीज ने क्या किया कि गवर्नमेंट को यही सजेशन दिया कि अभी क्रिप्टो करेंसीज को बैन ही किया जाए। लेकिन जो सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी थी, जो सेकंड कमेटी थी, उसने क्या किया कि क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करने की कोशिश की जाए, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए, ऐसा उसने सजेशन दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, एंड 2018 का जो बजट है उसमें भी कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे निर्देश जारी किए। बजट सेज दैट क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर, will eliminate use of these cryptocurrencies in financing illegitimate activities or as a part of payment system। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरी तरह से ये कहा है कि we will eliminate the use of these cryptocurrencies in financing illegitimate activities। ठीक है, और as part of payment system, क्रिप्टो करेंसीज को एज ए पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम मानने से यहाँ पे गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ओके, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ी काम की चीज है, तो इसी के मद्देनजर 2018 अगस्त में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड बैंक के आगे डैश करके बॉन्ड आई। सो ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड बैंक ने एक बॉन्ड इशू किया
बॉन्ड आई के नाम से। अब ये बॉन्ड क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला बॉन्ड इशू किया ऑस्ट्रेलिया में। अभी ये बॉन्ड क्या होते हैं, तो बॉन्ड उसे कहते हैं, या फिर सिक्योरिटीज बॉन्ड, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह, ये सारी एक चीज है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब कंसिडर कीजिए कि हमारी गवर्नमेंट है, वो स्पेंड करती है और उसका इनकम भी है, टैक्सेस से वगैरह वगैरह से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, जो वेरियस योजनाएं हैं, ठीक है, अलग अलग हमारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, ठीक है, इन सब में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पैसा खर्चती भी है। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है विच इज ऑलवेज हाई देन इट्स इनकम, ठीक है। ये हम बजट में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और आपने भी ये चीज शायद आपको भी पता होगी कि जब किसी भी दुनिया में पूरी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा उनके इनकम से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो इनकम से ज्यादा, जितना भी ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है वो कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को एक योजना चलानी है और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। लेट अस कंसिडर गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना बनाई है कि किसानों को हर महीना 5,000 रुपए महीना दिए जाए, ठीक है। अब इंडिया में कुछ लाखों करोड़ों किसान हैं, तो हर किसान को अगर 5,000 महीना देने हैं तो गवर्नमेंट को लगभग लाखों करोड़ों रुपए का बजट करना, पैसा अलोकेट करना होगा। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज इशू कर देती है। अब ये बॉन्ड और सिक्योरिटीज क्या होती है, बेसिकली ये बॉन्ड और सिक्योरिटीज पेपर्स होते हैं, ठीक है। उस पेपर में लिखा होता है, उसमें गवर्नमेंट के साइन होते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और वो पेपर क्या होते हैं, वो सारे पेपर्स गवर्नमेंट आरबीआई को देती है और आरबीआई उसके बदले में जितने भी कीमत के पेपर्स गवर्नमेंट ने आरबीआई को दिए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ चाहिए और गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ के पेपर्स बनाए और वो सारे बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दिए। आरबीआई उसके बदले में, आरबीआई ने गवर्नमेंट को पैसा छापकर गवर्नमेंट को दे दिया। अब आरबीआई क्या करती है कि ये सारे पेपर्स है ये मार्केट में इनको इशू कर देती है। अब उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है और उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का एक पेपर यहाँ पे गवर्नमेंट ने मार्केट में इशू कर दिया है, तो कोई भी खरीदार क्या करेगा, उस पेपर को खरीदेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए देके उस पेपर को खरीदेगा। अब उस बॉन्ड को या फिर उस सिक्योरिटी को खरीद के क्या फायदा, तो उस सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट ने क्या किया होता है कि उस पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए की वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट से खरीदूं, बेसिकली आरबीआई उसको इशू करती है लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वो इशू किया होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई उसको इशू करती है। तो मैंने वो बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए का, तो मुझे उससे फायदा क्या हुआ, मुझे फायदा ये हुआ कि उस पर मुझे मिलता है इंटरेस्ट 10% वगैरह। और मैंने जिससे ये बॉन्ड खरीदा है वो सबसे बड़ा गारंटीर है, ठीक है। अगर मैं किसी व्यक्ति से, किसी प्राइवेट कंपनी से अगर बॉन्ड खरीदूं और वो कंपनी बर्बाद हो जाए, डूब जाए, उसका खतरा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट से जब मैं बॉन्ड खरीदता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा जो अश्योरिटी होती है वो होती है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट का वहां पे सील लगा हुआ है और गवर्नमेंट ने इशू किया है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो उसमें मुझे रिटर्न्स मिलने ही मिलने वाले हैं। तो उससे क्या होता है, आरबीआई ने 10,000 करोड़ के, आरबीआई के पास गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स दिए थे, ठीक है। बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ठीक है, डिबेंचर, वो एक ही सारी चीजें हैं। वो आप डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है बॉन्ड सिक्योरिटीज आर सेम। तो जब भी मैं सिक्योरिटीज बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक ही चीज है, बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह। तो ये बॉन्ड्स आरबीआई ने इशू किए मार्केट में लोगों ने खरीदे, उसके बदले लोगों ने आरबीआई को पैसे दिए और आरबीआई ने वो पैसे छाप कर पैसे गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट के पास पैसे 10,000 करोड़ आ गए, ठीक है, समझ गए आप। गवर्नमेंट को क्या करना था, नई स्कीम थी, किसानों को हर महीना 5,000 रुपए देने हैं,
इसीलिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, और पैसा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इशू की सारी जो अपनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज है उसको इशू किया, आरबीआई के पास दे दी, आरबीआई ने उतना पैसा छाप कर गवर्नमेंट को दे दिया। अब आरबीआई ने पैसा छाप कर दे दिया और आरबीआई ने वो सारी मार्केट में इशू कर दी। मार्केट में लोगों ने या फिर मार्केट में खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, वो बैंक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो खरीदते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, वो बॉन्ड खरीदते हैं, उसके बदले उन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया आरबीआई को। तो इस प्रकार से, और उनको क्या हो गया, उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हर बॉन्ड की क्या होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बॉन्ड खरीदा है आरबीआई से और उसका मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल का, 2 साल के बाद जब मैं बॉन्ड वापस आरबीआई को करूंगा, तो मैंने जितने पैसे में खरीदा था वो पैसे, और उसके साथ 2 साल में मुझे हर महीना जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने मुझे अश्योर किया था कि महीना मुझे इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा, सूद भी मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट उस बॉन्ड की और उसके साथ इंटरेस्ट, ये मुझे 2 साल के बाद मिल जाता है। तो ये मेरा फायदा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट मार्केट से पैसा जनरेट करती है और गेन करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या देख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड्स इशू किए। वर्ल्ड बैंक को क्या करना था, जो मनी है उसको रेज करना था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी एक प्रकार की बैंक है, तो उस बैंक को पैसा रेज करना था लोगों से, तो उसने ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड्स इशू किए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा आता है। अब ये बॉन्ड जो इशू किए वो क्या किए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने इशू किए। ठीक है, अभी ये बॉन्ड जो पेपर होते हैं, पहले क्या होता था कि एक फिजिकल फॉर्म में पेपर्स यहाँ पे इशू किए जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि डिजिटल सब हो गया है, तो इंटरनेट पे ही ये बॉन्ड अवेलेबल हो जाते हैं, आपको ऐसा पेपर, फिजिकल पेपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो डिजिटली जो बॉन्ड इशू किए वो वर्ल्ड बैंक ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इशू किए, और उस बॉन्ड का नाम क्या था, बॉन्ड आई। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, वर्ल्ड बैंक, ऑस्ट्रेलिया एंड बॉन्ड आई। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड आई इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उस पे 2% इंटरेस्ट भी दिया था 2 साल के लिए। ठीक है, तो उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड कितना था उस बॉन्ड का, 2 इयर्स। हर बॉन्ड का, हर सिक्योरिटी का एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है। मतलब अगर मैंने गवर्नमेंट से, यानी आरबीआई से जब मैं वो बॉन्ड खरीदता हूँ, तो 2 साल बाद वो मुझे पैसे वापस मिलते हैं उस बॉन्ड के। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ में, तो उसे बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो जो गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक ने जो बॉन्ड आए नाम का जो बॉन्ड इशू किया था ऑस्ट्रेलिया में, और उससे पैसे रेज किए, उस पे 2% ऑफ इंटरेस्ट वहां पे चार्ज किया था, ऑफर किया था। द मनी इज लोन टू डेवलपिंग कंट्री। और ये जो मनी रेज किया था वर्ल्ड बैंक ने, इसका वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली करती क्या है, दुनिया के जो गरीब कंट्री होती है उनको कर्जा देने का काम करती है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पिलर है, तीसरा चौथा पिलर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें हम वर्ल्ड बैंक को डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जो भी इंटरनेशनल बैंक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि वर्ल्ड बैंक ने ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड आई नाम का एक बॉन्ड इशू किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ओके, so blockchain bond requires less cost in server, database and paperwork maintenance unlike the traditional bond. तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे अगर हम बॉन्ड जब इशू करते हैं तो उसमें जो पेपर वर्क है, जो डेटाबेस है, ठीक है, तो उसमें सर्वर का कॉस्ट, ये सारी जो चीजें उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये सारी कॉस्ट बच जाती है और ये फायदा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मार्शल आइलैंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज लीगल भी है। ठीक है, तो वैसे ही एक कंट्री है मार्शल आइलैंड्स। ठीक है, क्या आप मैप में अगर देख, ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप, आपके पास एटलास होगा या फिर गूगल मैप्स में आप
मार्शल आइलैंड्स देखिए कहाँ पे है उसकी पोजीशन, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूछूंगा कि मार्शल आइलैंड्स कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो आपको होमवर्क क्या है आपका, ये आपको घर जाकर यहाँ पे गूगल मैप में या फिर एटलस में आपको देखना है मार्शल आइलैंड्स कहाँ पे है। तो उसकी कैपिटल है माजुरो, एंड इट्स अ सॉवरेन स्टेट हैविंग अ फ्री एसोसिएशन विद यूएसए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक यूएसए का ही पार्ट है, लेकिन ये एक ऑटोनोमस कंट्री है बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसका यूएसए के साथ एसोसिएशन है। उसका जो डिफेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, बजट है, ये कौन देखता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखता है उस कंट्री का, ठीक है। उसका अलग से प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह है मार्शल आइलैंड्स का, लेकिन उनका जो डिफेंस सिक्योरिटी और बजट वगैरह वगैरह है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखती है। तो उस कंट्री ने, उनका जो लीगल टेंडर कौन सा है? यूएस डॉलर है, ठीक है। जैसा हमारे इंडिया में है रुपीज, तो मार्शल आइलैंड्स का जो लीगल टेंडर है यूएस डॉलर। बट in February 2018, Marshall Islands became the first country to launch a sovereign cryptocurrency named as Sovereign, ठीक है। तो यहाँ पे मार्शल आइलैंड ने क्या किया? खुद की क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे लॉन्च की और उसका नाम है सॉवरिन, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड की पहली जो किसी कंट्री ने इशू की हुई क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? सॉवरिन। और वो कंट्री कौन सा है? मार्शल आइलैंड, ठीक है। So Marshall Islands becomes the first country in the world in 2018 to launch its first cryptocurrency, that is sovereign. So Marshall Islands has now two legal tenders. एक तो है उनका यूएस डॉलर जो ट्रेडिशनल है, और दूसरा है सॉवरेन। नो एनोनिमिटी लाइक बिटकॉइंस, ठीक है। अब ये बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है? बिटकॉइन का मैंने जैसे बताया उसका कोई मालिक नहीं है, किसी भी कंट्री ने बिटकॉइन को इशू नहीं किया है, ठीक है। बिटकॉइन को किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी कंट्री ने इशू नहीं किया। इसको बिटकॉइन को पूरा बनाया है एक ही व्यक्ति ने, सतोशी नाकामोटो नाम की, ठीक है। लेकिन ये जो सॉवरिन नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बाकायदा गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया लीगल टेंडर। सो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे जो सॉवरिन नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है मार्शल आइलैंड्स में, इट इज अ लीगल टेंडर फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलोंग विथ यूएस डॉलर, ओके। तो मार्शल आइलैंड सिर्फ एक ही कंट्री है क्या दुनिया में कि जिसने क्रिप्टो करेंसी अपनी खुद की लॉन्च की है? नहीं। वेनेजुएला भी एक कंट्री है, ठीक है। वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, तो वहां पे भी उन्होंने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, ठीक है। सो वेनेजुएला की जो ट्रेडिशनल जो करेंसी है, उनका जो ट्रेडिशनल जो लीगल टेंडर है वो कौन सा है? वो है बॉलीवर, ठीक है। जैसे इंडिया में यहाँ पे जैसे इंडिया में हमारा रुपी लीगल टेंडर है, वैसे वेनेजुएला में बॉलीवर नाम की उनकी करेंसी है, ठीक है। सो बेसिकली बॉलीवर हैव अ लिटिल वैल्यू इन वेनेजुएला कंट्री ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन एंड अ फेल्ड इकोनॉमी। सो उन्होंने लॉन्च की पेट्रो नाम की क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए ये वेनेजुएला का एक बहुत ही डिफरेंट मैटर है। तो वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है, पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, ठीक है, आज के टाइम में। ये करंट अफेयर्स का इशू है बेसिकली, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। तो वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है, वहां पे जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का दर है, वो 50,000 गुना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 10 के बीच में रहता है, ठीक है। अगर 1% से भी इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ता है तो यहाँ पे बहुत परेशानी होती है लोगों को, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। लेकिन वेनेजुएला में अभी सिचुएशन क्या है कि 50,000% यहाँ पे 50,000 से परसेंट से भी ज्यादा उनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है। मतलब एक चीज, अगर मान लीजिए एक पेन वहां पे
₹10 का बिकता था, सॉरी 10 बॉलीवर का बिकता था, बॉलीवर उनकी करेंसी है। आज अगर उनका एक पेन ₹10 बॉलीवर का बिकता था, तो 1 साल के भीतर उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि उस एक पेन की कीमत 50,000 बॉलीवर हो गई सिर्फ 1 साल में। ठीक है, आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है यहाँ पे। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके पीछे बहुत बड़ी टेक्निकल डिटेल्स है। तो हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो आपको फिलहाल ये समझना है कि बोलीविया सॉरी वेनेजुएला में उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उनकी करेंसी पूरी तरह से फेल हो गई और उस कंट्री ने एक अपनी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे इशू की। उसका नाम क्या है? पेट्रो। ठीक है, सो पेट्रो इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ वेनेजुएला, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सॉवरिन किसकी क्रिप्टो करेंसी है? सॉवरिन इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ मार्शल आइलैंड्स एंड पेट्रो इज ए क्रिप्टो करेंसी ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है नॉर्थ साउथ अमेरिका की। तो उन्होंने अपनी एक पेट्रो नाम की क्रिप्टो करेंसी वहां पे इशू की और वो लीगल टेंडर भी है वहां पे। सो क्रिप्टो करेंसी दैट इज पेट्रो हुज प्राइस इज लिंक्ड विद द मार्केट प्राइस ऑफ 1 ऑयल बैरल। और उन्होंने क्या किया कि उनकी जो क्रिप्टो करेंसी है जो उन्होंने लॉन्च की पेट्रो, उसकी कीमत एक ऑयल बैरल की हिसाब से वहां पे लिंक की है। ठीक है, मतलब वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और अगर आपको ये बात पता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो भी कंट्री होती है, तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो एक बैरल के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, कितना ऑयल का प्रोडक्शन हुआ, कितना बिका, वो बैरल के हिसाब से वहां पे मापा जाता है। ठीक है, तो वेनेजुएला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वहां पे उनकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी प्राइस लिंक की गई है प्रति बैरल के हिसाब से, जिनकी जितनी कीमत उस कंट्री में ऑयल के बैरल की होगी, क्रूड ऑयल का। ठीक है, ऑयल मतलब जो हमारा खाने में इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोलियम ऑयल की। ठीक है, वो भी क्रूड ऑयल, ना कि रिफाइंड ऑयल, जो जो प्योर पेट्रोल डीजल वगैरह वो नहीं, जो क्रूड ऑयल रहता है वो जमीन से निकाला जाता है, उसकी कीमत। ठीक है, उसके 1 बैरल की कीमत के आधार पर यहाँ पे लिंक की गई है। ओके, तो ये तो हुआ वेनेजुएला का। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि क्रिप्टो करेंसी ज्यादातर कंट्रीज में बैंड है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसीज भी लॉन्च की है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसका इस्तेमाल करते हुए एक बॉन्ड को इशू किया ऑस्ट्रेलिया में। और ये उस वैसे ही आईसीआई आईसीआईसीआई एंड हमारी जो एस बैंक है इंडिया में, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है उनके सिस्टम में। ठीक है, उनका जो डाटा स्टोर करने का सिस्टम है उसमें भी वो सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल वो कर रही है, क्योंकि ओल्ड डाटा कैन नॉट बी डिलीटेड एंड ऑल रिकॉर्ड्स केप्ट इन अ पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, इसीलिए इंडिया में भी कुछ बैंकों ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि आईसीआईसीआई और यस बैंक, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ओके, तो यहाँ पे फेसबुक जो है, फेसबुक भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है लिब्रा नाम की। ठीक है, तो अभी लॉन्च की नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका मेंशन किया नहीं है, लेकिन भविष्य में फेसबुक भी लिब्रा नाम की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी है उसको लॉन्च करने वाला है। ठीक है, आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? आपको कुछ भी सवाल पूछना है? डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, और डू यू वांट एनीथिंग मी टू रिपीट? कुछ आपको समझ में नहीं आया उसको मैं आप रिपीट करवाना चाहते हैं? ओके, अभी तो आप नो नो बोल रहे हो, बाद में मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग आंसर ही नहीं देते।
तो अगर आपका कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो ठीक है। ओके, सो प्रेरणा ने कहा है नियर इक्वेटर इन द पैसिफिक ओशन, वेरी गुड। मार्शल आइलैंड्स कहाँ पे है? नियर इक्वेटर इन पैसिफिक ओशन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम चालू करते हैं यहाँ पे। तो आज हमने पढ़ लिया ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लीगैलिटी। तो यहाँ पे हमारा जो मनी का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और सो पिलर वन में जो हमारा पिलर वन हम जो देख रहे हैं उसमें क्या है? मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, राइट। तो उसमें मनी जो है वो हमने यहाँ पे आज पढ़ लिया है। तो आज से हम नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं अभी, बैंकिंग, ठीक है। ओके, तो मनी का हमारा लास्ट पार्ट था क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मनी के सारे टॉपिक्स को हमने अभी पढ़ लिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बैंकिंग। तो बैंकिंग में हमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा पढ़ना है? डिमांड, सप्लाई, क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। मनी का जो डिमांड सप्लाई किस प्रकार से होता है, और क्रिएशन ऑफ मनी मतलब मनी जो हमारे हाथ में अभी है वो किस प्रकार से उसका क्रिएशन होता है, और वो लोगों के हाथ में किस प्रकार से पहुंचता है। अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई कि प्लीज टेल मी हु प्रिंट्स मनी इन इंडिया? मनी कौन प्रिंट करता है इंडिया में? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड। गवर्नमेंट नहीं, ओके। वेनेवर यू, आपको ये सवाल पूछा जाए हु प्रिंट्स नोट इन इंडिया और हु डिस्ट्रीब्यूट्स मनी इन इंडिया और हु इज दी हु सप्लाइज मनी और हु सर्कुलेट्स मनी, हु क्रिएट मनी, तो उस वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, ये तो बात आपको समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अभी 19th 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उनका नाम था जॉन केनार्ड, सॉरी, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। तो उनके हिसाब से जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पास कैश या फिर लिक्विड फॉर्म में जो एसेट्स है उनको रखते हैं। अब ये लिक्विड फॉर्म क्या है? अभी मैंने आपको क्या शब्द इस्तेमाल किया? लिक्विड फॉर्म एसेट्स। तो एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, या तो लिक्विड, लेस लिक्विड, या फिर हाईली लिक्विड, ठीक है। लिक्विड और नॉन लिक्विड ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब ये मैं जब लिक्विड बोलूंगा तो आप ये मत समझना कि जो हमारे साइंस फिजिकल लिक्विड है जैसे पानी वगैरह वगैरह, वो लिक्विड नहीं, ठीक है। लिक्विड का मतलब क्या? इकोनॉमी में जब हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड शब्द का इस्तेमाल करते हैं एज ए लिक्विड एसेट, जब हम किसको बोलते हैं तब उसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज कितनी लिक्विड है, इज इट लेस लिक्विड और हाई लिक्विड, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कैश में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज कितनी जल्दी उसका कैश में कन्वर्जन हो सकता है, उस हिसाब से उसे लेस लिक्विड और हाई लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी दो सवाल पूछूंगा, मुझे आपको बताना है कि कौन सी चीज ज्यादा लिक्विड है और कौन सी चीज कम लिक्विड है, ठीक है। सो विच इज हाई लिक्विड और विच इज लेस लिक्विड। अभी हाई लिक्विड और लेस लिक्विड क्या होता है मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बताता हूं कि किसी भी चीज को आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं उस चीज को बोलते हैं हाई लिक्विड, और अगर कोई चीज उसको कैश में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल है तो उसे बोलते हैं लेस लिक्विड। तो हाथ की घड़ी ज्यादा लिक्विड है या फिर हमारा घर?
Which is more liquid? A watch in your hand is more liquid, or a house which you are living in is a liquid, high liquid? कौन सा ज्यादा लिक्विड है? तरलता किसकी ज्यादा है? ओके, राहुल has said house. दीपाली said house. Any other? किसी का डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे? ओके, सिर्फ 3 लोगों को ही यहाँ पे आंसर देना, बाकी के लोग? A house you are living in is a high liquid, और a watch in your hand is a high liquid. कौन सा लिक्विड है? तो ठीक है, अभी हाउस ही बताए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने क्या कहा कि लिक्विड कौन सा ज्यादा है वो कैसे डिसाइड होता है कि उसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, कितना कैश मिलेगा वो पार्ट बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। कैश कितना मिले उससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं वॉच को बेचने जाऊंगा, किसी भी दुकान में जाकर मैं डायरेक्टली वॉच को बेच सकता हूँ, और विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे मुझे उसका कैश मिल जाएगा। लेकिन क्या मैं हाउस को एक ही दिन में जनरली बेच सकता हूँ? नो। हाउस को बेचने के लिए बहुत ज्यादा लंबी प्रोसीजर है, राइट? उसका बहुत डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा पेपर वर्क रहता है ना, बहुत बड़ा हाउस होता है, और हाउस के खरीदार भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर मैं वॉच को मार्केट में खरीदने जाऊं तो मुझे ज्यादा वॉच के खरीदार मिलेंगे, हाउस के खरीदार मुझे कम मिलेंगे, क्योंकि वो हाउस की कंडीशन क्या है, किस इलाके में है, वगैरह वगैरह। तो वॉच इज हाईली लिक्विड देन अ हाउस। ठीक है, तो एक और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ कि विच इज हाईली लिक्विड, गोल्ड और अ बैट इन योर हाउस। और कोई अभी किसी ने बोला बैट, गोल्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आंसर है इसका गोल्ड। वाई? बिकॉज गोल्ड इज वेरी हाईली लिक्विड। कैश के बाद अगर कोई ज्यादा लिक्विड है तो वो गोल्ड है। ठीक है, बिकॉज गोल्ड में यहाँ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, गोल्ड गोल्ड से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, और गोल्ड इज इजीली उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गोल्ड इज हाईली लिक्विड। ठीक है, तो ये मैंने एक वेगली आपको समझाया कि लेस लिक्विड और हाईली लिक्विड क्या होता है। ठीक है। सो जो फिर से हमारे टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, तो लिक्विडिटी का आपको समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है? विच इज द मोस्ट लिक्विड थिंग? कैश। कैश इटसेल्फ इज द हाईएस्ट लिक्विड थिंग। तो अभी इसको लिक्विड को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड को किसी भी बर्तन में अगर डालें तो वो उस बर्तन का शेप ले लेता है जल्दी से, राइट? तो अगर हम सॉलिड को किसी बर्तन में डालें तो सॉलिड वो उस बर्तन का शेप नहीं लेगा, लेकिन हम लिक्विड को डालें तो लिक्विड जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लेगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि हाईली लिक्विड मतलब उसको कम से कम टाइम में हम एज ए कैश में कन्वर्ट कर पाए, उसे बोलते हैं हाई लिक्विडिटी। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स नाम का जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने एक थ्योरी यहाँ पे थ्योरी एक पुट फॉरवर्ड की थी। उसका उस थ्योरी का नाम था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो उस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि लोग अपने पास कैश को क्यों रखते हैं। ठीक है, कैश मतलब नोट्स। ठीक है, नोट हम हमारे पास क्यों रखते हैं? तो उसको रखने की जरूरत क्या है? वैसे नोट से हम कुछ फायदा नहीं है हमको नोट रखने के बाद। मतलब अगर फिजिकल प्रैक्टिकली देखा जाए तो नोट किसी भी काम का नहीं है। मतलब हम खा नहीं सकते उसको उसको या फिर हमारे डेली रूटीन में हम उसको यूज नहीं कर सकते मनी को। मनी को हम जब एक्सचेंज करेंगे तभी उसका कुछ फायदा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहा जाए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आपको वो कहीं पे भी खर्च नहीं करना है, तो उस 1 लाख रुपए का आपको कुछ फायदा है? नहीं ना। अगर मैं आपको बताऊं कि
मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँ और लेकिन आपको वो 1 लाख रुपए कहीं भी खर्च नहीं करने हैं। आपको अपने पास लिक्विड फॉर्म में ही रखने हैं। कुछ फ़ायदा है उसका? नहीं। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कैश को हमेशा रखते हैं, राइट? जभी भी हम कहीं पे भी हो, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ कैश रहता है। तो वो क्यों रहता है? तो उसकी एक थ्योरी यहाँ पे जॉन मेनार्ड कीन्स ने यहाँ पे पुट फॉरवर्ड की। तो उसने क्या किया, 3 मोटिव्स को पुट फॉरवर्ड किया कि 3 कारणों की वजह से लोग अपने पास कैश या फिर लिक्विड एसेट्स को, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कैश इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, लिक्विड एसेट का इस्तेमाल करूँगा। लिक्विड का मतलब क्या है कि जिसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाए ऐसे। मतलब गोल्ड वगैरह या फिर अ, हमारे पैसे, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स और या फिर कैश। ये है हमारे हाईली लिक्विड एसेट्स। तो उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। ये तो सबको मालूम है। फॉर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारे हमको बाय करने के लिए, हमारे जो डेली के काम हैं, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब को हमको बाय करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम उसको अपने पास रखते हैं। तो पहला मोटिव क्या हुआ, ट्रांजैक्शन मोटिव। ओके। सेकंड क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव। तो एक तो हमें हो गया चीजें खरीदने के लिए हम हमारे पास लिक्विड एसेट्स को रखते हैं। दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है प्रिकॉशनरी मोटिव, मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस सडन अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी और इम्पल्सिव परचेज ड्यूरिंग अ हॉलिडे ट्रिप। ठीक है। तो एक तो हम डेली के है जो हमारे काम है उसको करने के लिए, दैट इज ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। और दूसरा हम अपने पास कैश को इसलिए रखते हैं कि प्रिकॉशनरी मोटिव, कि अगर मुझे भविष्य में अचानक से जरूरत पड़े, इसीलिए मेरे पास कुछ कैश में पैसे होने चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कहीं घूमने गए और वहां पे कुछ चीज पसंद आई, तो उसके लिए ठीक है, तो ये हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ओके। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है, इन्वेस्टर होल्ड कैश टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अराइजेस लेटर। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर बॉन्ड, गोल्ड, लैंड एंड प्राइस टू फॉल, देन आई विल ओके। सो तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो लेट अस कंसीडर लोगों, ये तीसरा जो रीजन है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि लोग अपने पास पैसा क्यों होल्ड करके रखते हैं। लेट अस कंसीडर मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है और मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। ठीक है। और उस प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत अभी 5 लाख रुपए है। ठीक है। और मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। अगर मैं पैसे अरेंज करके 4-5 लाख रुपए अरेंज करके मैं उस प्रॉपर्टी को अभी के अभी खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पता चलता है कि प्रॉपर्टी जिस जगह पर है उस जगह पर कुछ गलत चीजें हो रही है और उसी वजह से उस प्रॉपर्टी की कीमत भविष्य में कम होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो 1 लाख रुपए है वो मेरे पास अपने पास रखूंगा और मैं वेट करूंगा कि कब उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख से 1 लाख रुपए होती है, तब मैं खरीदूंगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है। तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी को प्रिवेल करने के लिए, अवेल करने के लिए वो क्या करते हैं, मनी को अपने पास में होल्ड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड, मैंने आपको अभी बॉन्ड का एग्जांपल बताया। देन गोल्ड्स, देन लैंड प्राइजेस, इन सब चीजों की प्राइजेस फॉल होने का वेट करते हैं और तभी बाय करते हैं। इसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन कैश फॉर्म अ वेरी इनवर्सली विथ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन कैश विथ पब्लिक इज वेरी इनवर्सली विथ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। तो मार्केट में जो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि लोग अपने पास पैसा रखेंगे या फिर बैंक में रखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक में मुझे 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं अपने पास पैसा क्यों रखूंगा, मैं अपना, मेरे पास जो कैश है मैं उसको बैंक में रखूंगा ना। क्योंकि मेरे पास रखेगा, अगर मैं रखूंगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो मिलने वाले ही नहीं। अगर अगर मैं बैंक में रखूं तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो भी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट रहता है उस पर डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि लोग अपने पास कैश होल्ड करेंगे या फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे।
ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो यहाँ पे हमने देखा क्रिप्टो करेंसीज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने खत्म किया, और हमने बैंकिंग आज से स्टार्ट किया है। बैंकिंग में हमने आज देखा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, उसमें लोग अपने पास पैसा क्यों होल्ड करना चाहते हैं, उसकी जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के जो इकोनॉमिस्ट है उनकी जो 3 उन्होंने जो रीजन दिए वो हमने पढ़े। ठीक है, ओके। उसके बाद में मैंने आपको बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉन्ड किस प्रकार से काम करते हैं। गवर्नमेंट को पैसों की जब जरूरत होती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे छाप कर दे दो और ये पेपर्स मेरे से ले लो। वो पेपर्स क्या करती है, आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट में, लोग उस खरीदते हैं, आरबीआई को पैसा देते हैं, और मुझे खरीदने पर क्या मिलता है, उस बॉन्ड अगर मेरे पास रखूं तो 2 साल बाद जितना भी उस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है, तो 2 साल के बाद मुझे प्रिंसिपल अमाउंट और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, जो भी इंटरेस्ट रेट पहले तय किया गया हो। ठीक है, तो उसे बोलता है बॉन्ड सिस्टम। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मनी सप्लाई। आरबीआई मनी को किस प्रकार से सप्लाई करती है इकोनॉमी में। ठीक है, और इसके बाद में हम बैंकिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अकाउंट किस प्रकार के होते हैं बैंकिंग में, बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह। सो डू यू हैव एनी डाउट? आपको कुछ डाउट्स है? If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, you can leave this lecture. Goodbye, everybody. Good night. Bye bye. Please, everybody, leave this lecture as early as possible if you don't have any doubt. Thank you.